हेलो। यस बेटा, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्लियरली? बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यस, आज का डिस्कशन कुछ खास है और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आईटीसी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी। ओके, ये चैप्टर का एक मिडास टच होता है हर हर प्रॉब्लम के साथ आईटीसी। तो इस ये चैप्टर जो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्पेसिफिकली ये चैप्टर पे ही ओके 10-15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। स्पेसिफिकली ये चैप्टर पे 5-6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, पर इसका टच हर हर प्रॉब्लम के साथ होता है, इसलिए मैं ये चैप्टर मिडास टच वाला चैप्टर कहता हूँ आईटीसी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चार्ट। आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। चल, इनपुट टैक्स क्रेडिट आते हैं इसके डिस्कशन में। बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले तो हम लेंगे इनपुट की। मीन्स एनी गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपको ये बात बता दूं कि मैं जो डेफिनेशन लेने वाला हूँ, इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। ओके, अगर आपका गुड्स परचेस या सर्विस परचेस अगर इनपुट के या इनपुट सर्विस में या कैपिटल गुड्स में आता है, तो वो सिचुएशन में आपको आईटीसी मिलता है। नाउ इनपुट मतलब उन्होंने स्टार्ट किया एनी गुड्स। ओके, यानी कोई भी गुड्स अगर आप परचेस करते हो या इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस में आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो अदर देन कैपिटल गुड्स, उसे इनपुट्स माना जाएगा। सिंपल वे में अगर अगर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जैसा आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, जो भी है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा, ओके ध्यान से सुनना, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और उसका आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जो जो भी परचेस किया एनी गुड्स जो भी आपने परचेस किया, ओके, वो इनपुट माना जाएगा। इवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो भी एज अ गुड्स, यानी आपका बिल गुड्स का है, जो भी गुड्स परचेस किया उसे इनपुट माना जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट हम आगे देखेंगे। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि इनपुट मतलब रॉ मटेरियल। इनपुट मतलब एनी गुड्स जो आपने ओके बिजनेस के लिए परचेस किया, उसको इनपुट माना जाएगा, अदर देन कैपिटल गुड्स। जैसे अब कभी आपकी जो परचेसेस होती है तो आप बैलेंस शीट में भी शिफ्ट करते हो और उसकी वैल्यू कैपिटलाइज करते हो। यहाँ पे भी आपके गुड्स होते हैं, जैसे फर्नीचर हुआ, उसके बाद में मशीनरी हुई, तो ये जो है ये कैपिटल गुड्स है। ओके, तो उसे इनपुट्स नहीं बोला जाएगा। चलिए, अब वर्ड है यूज और इंटेंडेड टू बी यूज। अब इंटेंडेड टू बी यूज क्या होता है? इंटेंडेड टू बी यूज मतलब ओके, बहुत सी बार आपने इनपुट लाया पर आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है। ओके, परचेस तो हो गई पर आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, अभी तक यूज नहीं हो पाया। ओके, कोई बात नहीं, अगर स्टॉक में भी पड़ा होगा तो उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। ओके, यानी बस इतना बताओ कि वो बिजनेस के लिए यूज होने वाला है या इंटेंडेड टू बी यूज है। तो जो मंथ में आपने परचेस किया और सारी कंडीशंस आईटीसी की फुलफिल कर दी, आगे कंडीशंस आएगी, इनवॉइस रिसीव्ड, जीएसटीआर 2B में अपडेट हो गया है, उसके बाद में गुड्स रिसीव्ड, सप्लायर ने पेमेंट कर दिया। अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर देते हो तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। चलिए बेटा,
ये तो हमने देखा रिगार्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स। ओके, दूसरी डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरी डेफिनेशन आती है इनपुट सर्विसेज की। इनपुट सर्विसेज की डेफिनेशन मींस ओके, यहाँ पे एनी सर्विस, ये भी कहता है कोई भी सर्विस आप बिजनेस में यूज करो, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। मतलब इससे हमें एक मैसेज तो मिल रहा है, अगर पर्सनल पर्पज या अदर देन बिजनेस के लिए आपने यूज किया तो आईटीसी नहीं मिलता है। अब आपका एक सवाल होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस यानी क्या? तो बिजनेस की डेफिनेशन में 9 एक्टिविटीज आती है। अगर आपको बिजनेस की डेफिनेशन जो मैंने चार्ट के पहले दूसरे पेज पे दिया है, बिजनेस की डेफिनेशन ओके, ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी विद प्रॉफिट मोटिव और नॉट, इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी और एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए बट नॉट कैरिड आउट इन द फ्रीक्वेंसी और एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद में बिफोर कमेंसमेंट परचेज किया, आफ्टर क्लोजर सप्लाई किया, नेक्स्ट क्लब की एक्टिविटी, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज, ऐसी 9 एक्टिविटीज बिजनेस की डेफिनेशन में हमने कवर करने की कोशिश की थी। ओके, तो जहां तक देखा जाए ओके, इंपॉर्टेंट है आपने गुड्स खरीदा होगा या सर्विस खरीदी होगी तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। उसके बाद में डेफिनेशन है कैपिटल गुड्स। ओके, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी 100% मिलता है इन द मंथ इन विच इट इज परचेज एंड ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16 आर फुलफिल्ड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? ओके, तो कैपिटल गुड्स मींस द गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज, यानी जब भी आप गुड्स परचेस करते हो ओके, तो आपका डिसीजन जो है ओके, आईटीसी ने आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी के कॉन्सेप्ट लिए है। अगर आपने कोई गुड्स परचेस किया तो अगर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो फिर इनपुट आएगा, और अगर आप बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर रहे हो तो फिर उसके कैपिटल गुड्स बोला जाएगा। क्रेडिट दोनों के मिलेंगे, इनपुट्स के मिलेंगे ओके और कैपिटल गुड्स के मिलेंगे, और दोनों के 100% क्रेडिट है। ओके, 100% आपको आईटीसी दोनों का दिया गया है। ओके, लेकिन बस उन्होंने बाइफर्गेशन किया है कि आपके गुड्स परचेस को 2 इसमें बाइफरगेट करो। ओके, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, नो डाउट ओके, ये भी बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, तो ये आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा है ना बेटा? यस और नो? समझ में आ रहा है तो ओके, यहाँ पे वाई टाइप कीजिएगा, और अच्छा लग रहा होगा तो अच्छा लगेगा ही, आपने क्लास ज्वाइन करते ही लाइक कर देने का। ओके, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए, और मेरी कमिटमेंट है, मैं हर बार रेगुलर क्लास में कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है। और मैंने आपको कहा था कि रेगुलर क्लास कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम तक सपोर्ट करते रहूँगा। चार्ट रिवीजन है ओके, क्वेश्चन डिस्कशन है, जो भी है, तो मैं आपको एग्जाम तक सपोर्ट करते रहूँगा। और अगर आपको पसंद आ रहा होगा, आप ऑनलाइन मेरे साथ देख रहे हो या फिर ऑफलाइन देख रहे हो ओके, लेकिन अगर पसंद आया तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपका जो है एक टीचर के अगेंस्ट में ग्रेटिट्यूड, यस, एक कमेंट या फिर लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो मेरी बेस्ट विशेस आपको जरूर मिलेगी और आप एग्जाम में पास होगे। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए यहाँ पे, चलो 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 ओके सर, आप कहोगे कि सर जबरदस्ती लाइक करवा रहे हो एग्जाम में बेस्ट विशेस देने के लिए। ओके, जमाना वैसा आ गया है, मुझे याद है, चलो जाने दो यार, छोड़ो ना। नेक्स्ट, तो कैपिटल गुड्स का देखा जाए तो जिसकी वैल्यू हमने कैपिटलाइज की गई ओके, वो कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। पर सर हम बाइफरगेट क्यों कर रहे हैं इनपुट और कैपिटल गुड्स को? ओके, यानी अगर कोई गुड्स मैं परचेस करता हूं तो हम इनपुट में और ये कैपिटल गुड्स में गुड्स को स्पेशली बाइफरगेट किया गया। हम क्यों बाइफरगेट कर रहे हैं? क्रेडिट तो दोनों का 100% मिलता है, फिर बाइफरगेशन क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारी प्रोविजंस है जो इनपुट को ऐसी अलग लगती है, कैपिटल गुड्स को अलग लगती है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो अगर आपने डिप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स के जीएसटी पे क्लेम किया होगा, वो इनपुट की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो प्रोविजन स्पेशली सेक्शन 16(3) जो है वो कैपिटल गुड्स की बात करता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रोविजन है जो इनपुट को अलग लगती है, कैपिटल गुड्स को अलग लगती है। डिप्रिसिएशन की है, सेक्शन 17 की है, ब्लॉक क्रेडिट की है, 18 की है। ओके, तो ऐसे केस में जो आईटीसी के नॉन एलिजिबिलिटी है, रिवर्सल है, इनपुट के लिए अलग है, कैपिटल गुड्स के लिए अलग है, तो वो सिचुएशन में गुड्स को बाइफरगेट करना जरूरी हो जाता है इन द डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स और इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। चलिए, उसके बाद में ओके, यहाँ पे इनपुट सर्विस को बाइफरगेट नहीं किया। जैसे आपने कोई सर्विस खरीदी, समझ लो, एग्जांपल लो, आपने कोई सर्विस खरीदी ओके, और ये जो सर्विस आपने खरीदी
ओके, ये सर्विस हो सकता है कि आपके ट्रेडिंग की सर्विस होगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सर्विस होगी, या आपके असेट से रिलेटेड सर्विस होगी। सर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग सर्विस है, जो ट्रेडिंग अकाउंट को आप डेबिट करते हो। ओके, या जो सर्विसेज डायरेक्ट आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है बट यूज इन द बिजनेस, ओके, वो आपकी इनपुट सर्विस बोली जाएगी। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आपने एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह दुनिया भर की सर्विसेज आपने डेबिट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, तो वो जो है वो भी इनपुट सर्विस में बोली जाएगी, आपको उसके क्रेडिट मिलेंगे। और बहुत सी सर्विस आप असेट के लिए लेते हो, जैसे इरेक्शन हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ। यस, ओके, इरेक्शन इंस्टॉलेशन हुआ, आप कैपिटलाइज करो या कुछ भी करो, वो इनपुट सर्विस है, उसको क्रेडिट पूरा मिलेगा। तो आपने यहाँ पे इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, असेंबली, ओके, वॉट एवर द सर्विसेज यू यूज इन रिलेशन टू योर कैपिटल गुड्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट सर्विस। ध्यान में रखना, इनपुट सर्विस की एक ही डेफिनेशन है, कैपिटलाइज इनपुट सर्विस नहीं बोलते हैं। इनपुट सर्विस बिजनेस में कहीं पे भी ले लो भाई, कहीं पे भी ले लो, बिजनेस में इनपुट सर्विस कहीं पे भी ले लो, आपको आईटीसी 100% एज ए इनपुट सर्विस मिल जाएगा। समझा क्या तीनों डेफिनेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इनपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स की सिंपल डेफिनेशन मैंने चार्ट में दी है। इनपुट टैक्स मतलब क्या? अब देखो, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिफरेंस क्या होता है, और ये ध्यान सुनना। ओके, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का क्रेडिट, इनपुट टैक्स का क्रेडिट। ओके, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का क्रेडिट, जिसको हम आईटीसी कहते हैं, जिसको हम आईटीसी कहते हैं। जैसे आपका सप्लायर है और आप रिसिपिएंट हो, नो डाउट आपको आईटीसी लेना है, तो आपका सप्लायर जो है जीएसटीएन पोर्टल पे, ओके, जीएसटीएन पोर्टल पे GSTR1 फाइल करता है। ओके, और आपके 2B में आता है, आपके GSTR 2B में आता है। ठीक है, तो जो 2B में अपडेट होता है वो होता है इनपुट टैक्स। ओके, जो इनपुट टैक्स, और फिर बाद में आप सेक्शन 16, 17, 18 अप्लाई करके ये इनपुट टैक्स में से कितना आपको आईटीसी एलिजिबल है। ओके, आईटीसी एलिजिबल है मतलब क्या? जैसे सेक्शन 16 के हिसाब से क्या इनवॉइस मिल गया? हाँ, तो एलिजिबल है। ओके, उसके बाद में GSTR1 2B में अपडेट हो गया, हाँ, उसके बाद में गुड्स रिसीव हो गया, हाँ, उसके बाद में सप्लायर ने पेमेंट कर दिया, हाँ, उसके बाद में मतलब आपने सारी कंडीशन फुलफिल की, तो इस पर से आपको सेल्फ असेस करना पड़ता है। आई रिपीट, आपको सेल्फ असेस करना पड़ता है इन GSTR 3B। और GSTR 3B में जो आप सेल्फ असेस करते हो कि ये मेरे इनपुट टैक्स इस मंथ में अपडेट हुए, पर सबके क्रेडिट नहीं मिलते हैं। ओके, इसमें से जो एलिजिबल है उसको कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, ये समझा क्या पॉइंट? ये समझा होगा तो सारे स्टूडेंट जो कनेक्टेड है 2 टाइप करो। तो इनपुट टैक्स है क्या? इनपुट टैक्स है ओके, CGST, SGST, UTGST, IGST, चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई, यानी आपने जो गुड्स और सर्विसेज परचेस की उसके ऊपर जो GST टैक्स चार्ज हुआ वो इनपुट टैक्स बोला जाएगा। इंपोर्टेड गुड्स पे IGST, इंपोर्टेड गुड्स पे जो IGST है उसके भी इनपुट टैक्स कहा जाएगा, उसका भी क्रेडिट आप ले सकते हो अगर सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। और टैक्स पेबल अंडर RCM, हाँ, RCM में जो आप टैक्स पे करते हो, तो मैंने आपको बताया कि आपको पे करना पड़ता है, बाद में उसका क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। पहले आपको पे करना पड़ता है, बाद में क्रेडिट मिलता है। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। मतलब लेकिन ध्यान रखें, अगर आपका सप्लायर कंपोजिशन डीलर होगा जो 1%, 5% में टैक्स दे रहा होगा, तो उसने अगर कोई टैक्स गलती से लगा दिया, एक्चुअली वो आपको टैक्स इनवॉइस दे ही नहीं सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई देगा, पर गलती से उसने टैक्स लगा दिया तो भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, वो आपका इनपुट टैक्स नहीं माना जाएगा। चलिए, आउटपुट टैक्स मतलब जो आपके आउटवर्ड सप्लाई पे, टैक्सेबल सप्लाई पे गुड्स और सर्विस के जो सप्लाई, उसके आउटपुट टैक्स कहते हैं। बट ख्याल रहे, आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज वाला नहीं आता है। जो रिवर्स चार्ज वाला आप पेमेंट करते हो वो इनपुट टैक्स का वो इनवर्ट का करते हो, आउटवर्ड का नहीं करते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। ओके, ये मैंने यहाँ पे ले ली। ओके, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ओके, आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है। ओके, तो अब जैसे जो भी आप परचेस करते हो, ओके, जो भी आपने परचेस किया, तो परचेस करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ओके, क्रेडिट होता है। ओके, क्रेडिट होता है, यानी आपके बकेट में, समझ लो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बकेट है, तो आपके बकेट में पानी आता है, आईटीसी क्रेडिट होता है जो भी आपने मंथ में परचेस किया। ओके, इसको कहते हैं हम अवेलमेंट, इसको हम कहते हैं अवेलमेंट। ओके, आपके बकेट में पानी आ गया। ओके, और फिर ये बकेट का पानी आप यूज करते हो। ओके, जो यूज करते वक्त डेबिट होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स, यूटिलाइजेशन अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आपने क्रेडिट लिया, आपने क्रेडिट यूटिलाइज कर दिया।
तो यूटिलाइजेशन अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो चलिए अब देखते हैं हम कंडीशंस, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। अब देखो आपको आईटीसी अवेल करना है भाई, पहले तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आपके 2B में अपडेट हो गया इनपुट टैक्स, लेकिन इसमें से किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, यानी आपको अवेल करना है। तो अवेल करने के लिए कंडीशंस क्या है, ओके तो वो देख लेते हैं अवेल करने की कंडीशंस यहाँ पे। ओके सेक्शन 61 देखो, सेक्शन 61 क्या कहता है यहाँ पे। सेक्शन 61 कहता है कि अगर इंडिया में किसी को भी आईटीसी के क्रेडिट अवेल करने हैं तो पहली कंडीशन वो बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। कम ऑन, वो बंदा क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड बंदा होना चाहिए। और सेकंड, सप्लाई यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके वो सप्लाई उसने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है ओके तो वही उसको ही आईटीसी मिलेगा। यानी जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। चलिए एक मेरे पास पुराना डायग्राम होगा, अगर वो डायग्राम मिल जाता है तो मैं उसके बेस पर से आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। ओके सेक्शन 16(1) खुल जा सिंह सिम, यहाँ पे पिटारे से कुछ एक चार्ट निकालता हूँ, अगर मिल गया तो आपका लक, और मैं वो यहाँ पे समझा देता हूँ। सेक्शन 16 में कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ओहो नहीं है, जस्ट मिनट, मेरे पिटारे में कहाँ पे है, इधर देख लेता हूँ, अगर यहाँ मिल जाए, यहाँ ले लेते हैं। मिल गया मिल गया, चलो। हाँ ये केस समझाता हूँ आपको, देखो जैसे ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ केयरफुली और ध्यान से सुनना। ओके देखो समझ लो, ओके आप 10 नवंबर तक थ्रेशोल्ड में थे। थ्रेशोल्ड में थे मतलब आपका जो है आप अनरजिस्टर्ड थे, अनरजिस्टर्ड थे। ओके मतलब यहाँ पे आपका 10 लाख 20 लाख और 40 लाख का जो भी थ्रेशोल्ड में था आप थ्रेशोल्ड ऑफ कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे 10 नवंबर को जो है आप लायबल टू रजिस्टर हो गए। आई रिपीट, आप लायबल टू रजिस्टर हो गए। अब लॉ ये कहता है, सेक्शन 25 कहता है कि अगर आप 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, आई रिपीट 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव 10 नवंबर से ही माना जाएगा। इफेक्टिव 10 नवंबर से माना जाएगा मतलब यू आर ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द 10th नवंबर। लेट्स टेक एग्जांपल, ऑन 10th नवंबर यू आर लायबल फॉर ओके यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन। यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन मतलब ओके आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए। ओके और आपने अप्लाई किया 8 दिसंबर को, क्या आपने यहाँ पे 30 डेज में अप्लाई कर दिया? यस आपका 30 डेज में अप्लाई कर दिया। आपकी आरसी जो आई, आपकी आरसी 12 दिसंबर को आई। आई रिपीट आपकी आरसी 12 दिसंबर को आई। आरसी 12 दिसंबर को आई होगी, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव जो है यहाँ पे 10 नवंबर से माना जाएगा। आपको 10 नवंबर से तो टैक्स देना ही है। क्यों? क्योंकि आप लायबल हो गए थे, आप टैक्सेबल पर्सन हो गए थे। ओके तो टैक्सेबल पर्सन हो गए तो आपको तो जीएसटी देना ही है ओके 10 नवंबर से। लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो क्या फायदा हो जाएगा आपको? तो फायदा ये होगा, चलो अब मैं आईटीसी का फायदा बताता हूँ। ओके अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ओके वो क्या, अगर आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड में हो, थ्रेशोल्ड में हो और ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने इनपुट्स खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा या इनपुट सर्विस खरीदे तो इसको आईटीसी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सेक्शन 16(1) की पहली कंडीशन है कि यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, आप तो रजिस्टर्ड पर्सन थे ही नहीं वो पीरियड में, तो कैसे आईटीसी ले पाओगे? आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। ओके अब 10 नवंबर को आप बन गए रजिस्टर्ड पर्सन। ओके अगर 10 नवंबर को आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जाते हो तो सेक्शन 18 स्विचिंग करके एक सेक्शन आएगा जो हम आगे रिवीजन में लेंगे। सेक्शन 18 कहता है कि 10 नवंबर के पहले जो इनपुट का स्टॉक होगा, यानी आपने जो इनपुट्स खरीदे ओके और वो इनपुट का स्टॉक पड़ा होगा ओके 10th नवंबर को, तो उसका मतलब प्रीसीडिंग डे को 9th नवंबर को, सेक्शन 18 में वर्ड है प्रीसीडिंग डे, यानी 9 नवंबर को इनपुट का जो स्टॉक पड़ा होगा उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। समझ लो आपने थ्रेशोल्ड पीरियड में 1000 यूनिट ऑफ इनपुट्स खरीदे जिसमें से 200 यूनिट स्टॉक में पड़े हैं, तो वो स्टॉक का क्रेडिट आपको दिया गया, क्योंकि लॉजिक ये है कि वो 200 यूनिट्स ऑफ स्टॉक आप आगे आउटपुट टैक्स में मतलब आप टैक्सेबल सप्लाई में यूज करोगे, इसलिए इनपुट का दिया गया। लेकिन ख्याल रहे सेक्शन 18(1) ने सिर्फ इनपुट का दिया है, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस के क्रेडिट नहीं दिए गए। मतलब अगर ड्यूरिंग थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड पीरियड आप कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस खरीदते हो तो उसके क्रेडिट कभी नहीं मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया ओके थ्रेशोल्ड के पहले ही तो आपको कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस के आपको क्रेडिट मिल जाते हैं। लेकिन चलो वॉट एवर इट मे बी, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कि दिस पीरियड में आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जब आप रजिस्टर्ड होगे तब आपके सेक्शन 18 के हिसाब से स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा। और उसके बाद में इवन दो आपकी आरसी 12 दिसंबर को आई होगी, सुनना मेरी बात, इवन दो आपकी आरसी 12 दिसंबर को आई होगी, लेकिन आप जो रजिस्टर्ड पर्सन माने गए क्योंकि आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया और 10 नवंबर से माने गए, इसलिए 10 नवंबर के बाद अगर आपने कोई इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज खरीदे होंगे तो आपको सबके आईटीसी मिल जाएंगे, बिकॉज 10 नवंबर को ही आप रजिस्टर्ड पर्सन माने गए। किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट बेटा यहाँ पे, और वो है ओके आपसे एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। ओके एक वर्ड, क्योंकि आईटीसी तभी मिलता है जब आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, और ये वर्ड जो है कितना इंपैक्ट क्रिएट करता है मैं आपको बताता हूँ। ओके जैसे आप थ्रेशोल्ड में हो, ओके जैसे मैं आपको जो है ओके एक जैसे 10 नवंबर के पहले आप थ्रेशोल्ड में थे, 10 नवंबर को लायबल टू रजिस्टर्ड हुए, आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए था। ओके 10 नवंबर से 30 दिन मतलब 10 दिसंबर तक आपने अप्लाई कर देना चाहिए था। आपने 10 दिसंबर तक अप्लाई नहीं किया, आपने 20 दिसंबर को अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन। ओ तेरी, ओके 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया, नहीं ओके 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, हाँ तो सेक्शन 25 कहता है कि अगर 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो ये बंदा रजिस्टर्ड पर्सन तभी माना जाएगा। सुनना मेरी बात, ये बंदा रजिस्टर्ड पर्सन तब से माना जाएगा जब उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। समझ लो 27 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, अगर 27 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया तो ये रजिस्टर्ड पर्सन, ये बंदा रजिस्टर्ड पर्सन 27 दिसंबर से माना जाएगा। लेकिन ओके मैं आपको बताता हूं, क्या सर फिर मैं जो टैक्स दूंगा वो 27 दिसंबर के बाद दूंगा क्या? नहीं, आपके आउटवर्ड पे टैक्स तो आपको 10 नवंबर से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 नवंबर पे आप टैक्सेबल पर्सन बन गए। अगर आपको टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन याद होगी, ओके टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन याद होगी बेटा, तो ओके टैक्सेबल पर्सन मतलब यू रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड, तो आप टैक्सेबल पर्सन तो 10 नवंबर से बन गए। सेक्शन 9 के हिसाब से अगर आप टैक्सेबल पर्सन होगे तो आपको उसी दिन से जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब आपके आउटवर्ड पे आपको जीएसटी 10 नवंबर से ही देना पड़ेगा। यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। ओके तो यहां पे आपको 10 नवंबर से ही ओके यहाँ आउटपुट पे टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ओके पर अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, देखो आप लेट हो गए रजिस्ट्रेशन में तो क्या नुकसान हुआ। ओके 10 नवंबर तक तो आप थ्रेशोल्ड में थे, 10 नवंबर तक आप थ्रेशोल्ड में थे तो आपको इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस के क्रेडिट तो मिलेंगे नहीं। ओके और आपने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, तो 30 दिन में अप्लाई नहीं किया तो 10 नवंबर से लेके तो जब तक आपकी आरसी नहीं आती है, क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन तब माने जाओगे जब आपकी आरसी आएगी, मतलब 10 नवंबर से लेके तो 27 दिसंबर तक। ओके अगर आपने ओके कोई इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस खरीदा होगा तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पर्सन यू शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड पर्सन। ओके तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब ये पीरियड में आप टैक्सेबल पर्सन हो, इसलिए गवर्नमेंट कहती है आउटवर्ड पे टैक्स दो, लेकिन ये पीरियड में आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो इसलिए आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया। रजिस्टर्ड पर्सन तब से माना जाता है जब आपको आरसी मिलेगी, तो इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। और सेक्शन 18 का सर ठीक है जाने दो, ओके कोई मेरा स्टॉक होगा तो स्टॉक का आईटीसी मिलता है क्या? सेक्शन 18 कहता है कि नहीं, स्टॉक का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी सेक्शन 18 का अगर आपको बेनिफिट लेना है और स्टॉक के आईटीसी लेना है तो उसमें भी 30 दिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपने अपना क्या क्या नुकसान किया पता है क्या? लेट रजिस्ट्रेशन करवाया, उसका लेट फी और पेनल्टी अलग। ओके ये पीरियड का पूरा आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा, ये पीरियड का आईटीसी तो गियो, और ये पीरियड का आईटीसी भी गियो, और स्टॉक का भी आईटीसी गियो, कुछ नहीं मिलो। ओके तो इन सिंपल वर्ड में आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आपने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया होगा तो। ओके और मैं आपको ये बता दूं कि यस ये पीरियड में आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में भी आता है, तो भी ये पीरियड के आप रिवाइज इनवॉइस आपको बाद में देने पड़ते हैं। मतलब ये पीरियड में ओके क्यों? क्योंकि ये पीरियड में
आप इफेक्टिव हो गए, लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए, तो ये पीरियड के रिवाइज इनवॉइस कंसेप्ट आता है इनवॉइस चैप्टर में, तो ये पीरियड का रिवाइज इनवॉइस आपको बाद में देना पड़ता है। अभी मैं आईटीसी पे फोकस कर रहा हूं। ओके, तो आपको समझा क्या बेटा? ये समझ में आया क्या आपको? बोलिए फटाफट। चलो, तो ये इंपॉर्टेंस था एक वर्ड का कि आपको आईटीसी चाहिए तो उस वक्त आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, उस वक्त आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। चलो, और आपने गुड्स बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए तो आपको आईटीसी दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अब सेक्शन ओके 16(2) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 16(2) बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसकी हर कंडीशन आप अच्छे से समझ लो। अगर आपको आईटीसी लेना है, ओके, ओवरराइडिंग सेक्शन, हाँ, ये सेक्शन 16 जो है वो ओवरराइडिंग सेक्शन है, मतलब ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। पहला, ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और सॉरी, ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। अगर किसी भी मंथ में आपको आईटीसी लेना है, सुनना मेरी बात, किसी भी मंथ में आपको आईटीसी लेना है तो वो सिचुएशन में, वो मंथ में उस परचेसेस का इनवॉइस आपके पोजीशन में चाहिए, या अगर आप डेबिट नोट के बेस पर आईटीसी ले रहे हो तो डेबिट नोट सप्लायर ने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया डेबिट नोट के थ्रू, उसका भी आईटीसी मिलता है, पर डेबिट नोट आपके पोजीशन में चाहिए। तो टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट आपके पोजीशन में चाहिए। और एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, ओके, एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में, ओके, यहाँ पे ये जो मैं लिस्ट देने वाला हूं ये डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन में चाहिए। अगर आप रूल 36 देखते हो तो आईटीसी अवेल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्स, डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, ओके, इनवॉइस ऑफ द सप्लायर, ध्यान सुनना, सप्लायर का इनवॉइस, रूल 36(1) कहता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आईटीसी ले सकते हो, सप्लायर का इनवॉइस। दूसरा, ओके, रिवर्स चार्ज में सेल्फ इनवॉइस, आपको याद आ रहा है मैंने रिवर्स चार्ज में सेल्फ इनवॉइस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और सप्लाई रिवर्स चार्ज का है तो रिसिपिएंट को इनवॉइस बनाना पड़ता है, तो वो सेल्फ इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट ले सकता है, डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट ले सकता है। अगर इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे क्रेडिट ले सकता है। उसके बाद में सप्लायर ने ओके रिवाइज इनवॉइस दी होगी, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड वो रजिस्टर्ड नहीं था तो उसने रिवाइज इनवॉइस दी है, तो रिवाइज इनवॉइस के बेस पे रिसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। और ओके, डॉक्यूमेंट बाय आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बेसिस पे वो क्रेडिट ले सकता है। ओके, आईएसडी का डॉक्यूमेंट है तो उसके बेस पे वो क्रेडिट ले सकता है। चलो, तो ये एलिजिबल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वो क्रेडिट ले सकता है ना। दूसरा जो इनवॉइस उसके पोजीशन में है, ओके, वो इनवॉइस में सारी इंफॉर्मेशन जो रूल 46 में आपका टैक्स इनवॉइस कैसे होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे 22 इंफॉर्मेशंस है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके परचेस इनवॉइस में होनी चाहिए तो ही आपका इनवॉइस वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन में गलती हो तो ऑफिसर डाउट ले सकता है, ऑफिसर बोल सकता है कि ये फेक इनवॉइस है, ओके, हम क्रेडिट डिसअलाउ कर देंगे, वॉट एवर इट में भी। लेकिन सेक्शन 36(2) प्रोविजो कहती है कि अगर यहां पे आपकी इनवॉइस में गलती होगी, समझ लो डेट में गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एचएसएन गलत हो गए, ठीक है, लेकिन 5 इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। कौन सी 5 इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए? आपके इनवॉइस में बहुत क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द डिटेल्स ऑफ टैक्स, मतलब क्या, टैक्स मस्ट बी शोन सेपरेटली। आपका जब आप परचेस इनवॉइस लो तो वो टैक्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं होना चाहिए। अगर आपके परचेस इनवॉइस में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्राइस लगा दिया तो आपको क्रेडिट डिनाई कर दिए जाएंगे, उसमें टैक्स अमाउंट सेपरेटली होना चाहिए तो ही आपको आईटीसी दिया जाएगा। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस बहुत क्लियर होना चाहिए। थर्ड, वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत क्लियर होना चाहिए, ये लर्न करके जाना, डिटेल्स ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी, ओके, मतलब सप्लायर का जीएसटीन, आपका जीएसटीन क्लियर होना चाहिए, ओके, जीएसटीन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, स्पेशली उसका आगे लिख देना प्लेस ऑफ सप्लाई, स्पेशली इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, ओके, स्पेशली इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मतलब क्या, अगर आपने अदर स्टेट से परचेस किया होगा तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इंट्रास्टेट होगा तो ठीक है, नहीं भी किया तो चलेगा, पर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियरली मेंशन चाहिए।
ओके, तो अब मैं आपको ये बता दूं, ओके, ये 5 के अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन में गलती भी होगी, सुनो, जस्ट मिनट बेटा। ये 5 के अलावा कोई अगर अदर इंफॉर्मेशन है इनवॉइस की और उसमें गलती भी होगी तो भी ऑफिसर इग्नोर कर देगा, ऑफिसर कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पर ये 5 इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर चाहिए, अगर इसमें कोई गलती होगी तो आपका इनवॉइस इनवैलिड इनवॉइस माना जाएगा, फेक इनवॉइस माना जाएगा और ऑफिसर आपका आईटीसी डिनाई कर सकता है। ओके, क्लियर। उसके बाद में थर्ड थर्ड कहता है नो आईटीसी अगर इफ द टैक्स हैज बीन पेड एंड डिमांड इज कंफर्म बिकॉज ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड एक्सेट्रा। मतलब क्या, अगर आपके सप्लायर ने फ्रॉड किया था और आपको जीएसटी नहीं लगाया, बाद में उसका फ्रॉड पकड़ा गया, डिमांड आई उसके अगेंस्ट में कि तुझे जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसको ऑफिसर ने जीएसटी मांगा, इसलिए आपको उसने डेबिट नोट भेज दी कि देख भाई मैं पकड़ा गया तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो उसको आपको डेबिट नोट भेज दी। तो ख्याल रहे, अगर उसने फ्रॉड किया होगा और फ्रॉड की वजह से उसका जीएसटी डिमांड किया जा रहा है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट पे आईटीसी नहीं मिलेंगे अगर वो फ्रॉड वाला टैक्स आपसे मांगा गया। इसलिए अगर ख्याल रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका डेबिट नोट या टैक्स इनवॉइस जो फ्रॉड का है वो एक्सेप्ट मत करना, जो बाद में पकड़ा गया। ओके, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो गवर्नमेंट कहती है इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। ओके, इन सिंपल वर्ड, गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नहीं देगी, आपको उसका इनवॉइस लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी, पर आपको क्रेडिट नहीं देगी। तो इनवॉइस, पहली जो कंडीशन है सेक्शन 16(2) की कि इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर डॉक्यूमेंट, ओके, यहाँ वर्ड ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अदर डॉक्यूमेंट आपके चार्ट में होगा तो ठीक है। ओके, अदर डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब, तो आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए और वो फ्रॉड का नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कुछ सही होगा तो आपका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा तो वो टाइप कीजिएगा ए मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। दूसरी कंडीशन ये है, details of invoice or debit note has been furnished by supplier in GSTR1 and such detail has been updated in GSTR2B। मतलब क्या, मतलब आपके सप्लायर ने, ओके, आपको आईटीसी तभी मिलेगा, सुनना मेरी बात, आपको आईटीसी तभी मिलेगा अगर आपके सप्लायर ने GSTR1 अपडेट कर दिया है और आपके 2B में आएगा, 2B में आ गया। मतलब जब तक आपके 2B में नहीं आता है तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, अगर कोई पुराना स्टूडेंट होगा 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, और ये मेरा रिवीजन देख रहा होगा, तो पुरानी एक प्रोविजन थी रिकॉर्डेड एंड नॉन रिकॉर्डेड इनवॉइस। ओके, हाँ, नॉन रिकॉर्डेड इनवॉइस के केस में 10%, 5% का क्रेडिट था, लेकिन अब उन्होंने वो सब खत्म कर दिया है। अब जब तक आपके 2B में रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे 36(4), ओके, 36(4) अगर आप देखते हो तो बहुत क्लियर बोल दिया है उन्होंने, रूल भी दिया उसके साथ, यानी एक्चुअली ओके, क्लॉज ए का कनेक्शन 36(4) के साथ है, क्लॉज ए का कनेक्शन 36(4) के साथ है। मतलब क्या, ओके, यू कैन नॉट टेक द आईटीसी अनलेस सप्लायर अपडेट द डिटेल्स इन जीएसटीआर1 और आईएफएफ। सर ये आईएफएफ क्या होता है? ये आईएफएफ होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो मैं क्यूआरएमपी स्कीम में आगे आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे जब तक आपका सप्लायर जीएसटीआर1 में या आईएफएफ में अपडेट नहीं करता है, ओके, और आपके 2B में वो नहीं आता है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, तो ख्याल रहे यहाँ पे कि आपके जीएसटीआर1 में अपडेट होना, सप्लायर ने जीएसटीआर1 में अपडेट होना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए। ओके, यानी अब जब तक 2B में रिकॉर्ड नहीं होगा आईटीसी नहीं मिलेगा। समझा क्या? समझा होगा तो ए टाइप कीजिएगा फटाफट। बेटा देखो, जितने स्टूडेंट कनेक्टेड है आप टाइप करोगे मतलब आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो और मुझे भी समझेगा कि यस, ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया। नाउ थर्ड, ओके, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तीसरी कंडीशन है कि आपको वो गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए। ओके, और ये सारी क्यूमुलेटिव कंडीशन है। ओके, अगर उस मंथ में या उस पीरियड में गुड्स और सर्विस रिसीव हुआ तो आप आईटीसी ले पाओगे। चलो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास पिटारे से चार्ट निकालता हूं, खुल जा सेम। ओके, हाँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।
आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो। ओके, एक और चार्ट था, इसका मैं भूल गया स्क्रीनशॉट। वो 30 डेज में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। हाँ भाई, कुछ स्टूडेंट एकदम यहाँ पे घर पे बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं, ड्रॉ करते हैं, समझ लेते हैं बात को। तो चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं चार सिचुएशंस ले रहा हूं। देयर आर टोटल 4 सिचुएशंस आई एम टेकिंग हियर टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लॉज ए एंड बी। अब मैं आपको ये कह दूं, क्लॉज ए की कंडीशन क्या थी कि जो मंथ में आपको आईटीसी चाहिए उस मंथ में इनवॉइस पोजीशन में चाहिए, डेबिट नोट पोजीशन में चाहिए। क्लॉज ए की कंडीशन क्या थी कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपडेट कर देना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए। और क्लॉज बी की कंडीशन क्या थी, गुड्स और सर्विसेज रिसीव होना चाहिए। चलो सिचुएशन ए लेते हैं। ओके, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस मुझे 25 अप्रैल को मिला, ठीक है। गुड्स भी मुझे अप्रैल में मिले और मेरे अप्रैल के 2B में अपडेट भी हो गया, अपडेट इन जीएसटीआर 2B ऑफ अप्रैल। अब जब तीनों चीजें अप्रैल में हो गई तो क्या मैं अप्रैल का जब 3B फाइल करूंगा तो मैं क्या आईटीसी ले सकता हूं ये ए इनवॉइस का? तो यस बेटा, ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैं आईटीसी ले लूंगा। नाउ बी सिचुएशन की डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस अप्रैल में हुआ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस अप्रैल में हुआ, गुड्स मुझे मई में आया, ओके, गुड्स मई में आया, लेकिन 2B के अप्रैल के 2B में अपडेट हो गया। इवन दो अप्रैल के 2B में अपडेट हो गया, इवन दो इनवॉइस अप्रैल में आया, पर गुड्स कब रिसीव हुआ? मई में। तो मुझे अप्रैल में इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ओके, अप्रैल में नहीं मिलेगा। तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली फुलफिल होनी चाहिए, तो अप्रैल में नहीं मिलेगा। फिर इसका क्रेडिट कब मिलेगा? तो इसका क्रेडिट मुझे मई में मिलेगा, इन द मंथ ऑफ में मिलेगा। नाउ तीसरा यहाँ पे इनवॉइस आया मई में, गुड्स आ गया, गुड्स और सर्विस रिसीव होगी, गुड्स और सर्विस रिसीव होगी अप्रैल में, और 2B में अपडेट हुआ, मई के 2B में अपडेट हुआ। इवन दो इन ओके गुड्स और सर्विस रिसीव्ड इन अप्रैल बट इनवॉइस मई में आया और 2B में भी मई के 2B में अपडेट हुआ, तो मैं इसका आईटीसी मई में ही ले पाऊंगा। और लास्ट, इनवॉइस आया अप्रैल में, सुनना, इनवॉइस आया अप्रैल में, गुड्स भी आया अप्रैल में, लेकिन मेरे सप्लायर ने जुलाई के जीएसटीआर 1 में अपडेट किया और मेरे 2B जुलाई के 2B में आया, भूल गया वो, ओके, भूल गया अपडेट करना, और जुलाई के 2B में अपडेट किया मेरे। तो ओके, अगर 2B में अप्रैल में नहीं आया होगा और जुलाई के 2B में अपडेट हुआ होगा तो मुझे आईटीसी जुलाई में मिलेगा। इन सिंपल वर्ड, ओके, इन तीनों में से विचएवर इज लेटर होगा उस मंथ में आईटीसी मिलेगा। बॉस अगर ये समझा होगा, ओके, तो बताइए, यहाँ ये समझा होगा तो टाइप कीजिए यहाँ पे, ओके, क्या करो, हाँ, टाइप कीजिए 3, यानी तीनों क्लॉजेस आपको समझ गए, और स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब आते हैं बिल टू शिप टू मॉडल में। ओके, मतलब जो विचएवर इज लेटर होगा उसका आईटीसी मिलेगा। अब आते हैं बेटा बिल टू शिप टू मॉडल में। यहां पे बिल टू शिप टू मॉडल में, सॉरी, जस्ट अ मिनट, देख, बिल टू शिप टू मॉडल। अब देखो बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, समझ लो। सी मतलब ये ले लो वी स्मार्ट, वी स्मार्ट के लोगों की टी शर्ट प्रिंट करवाना था। वी स्मार्ट ने ऑर्डर दिया बी को कि भाई मुझे 1000 टी शर्ट प्रोवाइड कर। बी ने जो है, सुनना, बी ने आगे ऑर्डर दिया सप्लायर को, सप्लायर मुंबई का है, बी पुणे का है, वी स्मार्ट पुणे का है। मुझे ओके, जो मुंबई का सप्लायर उसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने बी को ऑर्डर दे दिया कि यार मुझे 1000 टी शर्ट सप्लाई कर। बी मुझे इनवॉइस देगा, बी ने आगे ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया ए को, और ए बी को इनवॉइस देगा, ठीक है। अब बी ने ये कहा ए को कि यार एक काम कर, डायरेक्ट शिप टू सी कर दे। ओके, शिप टू सी मतलब क्या कि भाई तू डायरेक्ट वी स्मार्ट को डिलीवर कर दे। तो यहां क्या हो गया, ए जो है ए बिल टू बी करेगा पर शिप टू सी करेगा। यहां तक समझ में आया? क्योंकि बिलिंग तो वो बी को देगा और बी सी को देगा, तो यहां 2 इनवॉइस जनरेट हो गए, ए टू बी और बी टू सी। लेकिन ये जो पहला इनवॉइस जनरेट हो रहा है, ओके, वो जनरेट हो रहा है बी के नाम का पर शिफ्ट हो रहा है सी के नाम का।
जहां तक देखा जाए। और जब बी टू सी जाएगा तो बी टू सी में इनवॉइस आएगा तो वी स्मार्ट तो क्रेडिट ले लेगा। क्यों क्रेडिट ले लेगा? कि गुड्स आर रिसीव्ड, वी स्मार्ट को आ गया और बी से इनवॉइस आ गया तो उसको तो क्रेडिट मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, बी जो है, बी आउटपुट टैक्स लगा रहा है सी को और उसका इनपुट टैक्स है ए से आया हुआ, तो बी भी क्रेडिट लेगा क्योंकि ए से जो इनवॉइस है उसका क्रेडिट लेगा अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी? कंडीशन है कि जो भी क्रेडिट लेना चाहता है उसके लिए गुड्स रिसीव होना चाहिए। बी को तो गुड्स आई नहीं या सर्विस आई नहीं, सर गुड्स और सर्विस तो डायरेक्ट चली गई। तो ऐसे केस में अगर बिल टू शिप टू मॉडल होगा और ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू सी और सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू सी, तो ऐसे केस में गुड्स आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड, आई रिपीट, गुड्स आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड टू बी व्हेन डिलीवर्ड बाय द सप्लायर। जिस दिन सप्लायर डिलीवर्ड कर देगा गुड्स या सर्विस रेंडर कर देगा उस दिन यह माना जाएगा कि बी को गुड्स मिल गया या सर्विस मिल गई और उसको आईटीसी मिल जाएगा। ये बिल टू शिप टू समझा क्या? अगर ये समझा होगा ओके तो शिप टू टाइप करो, ओके ये समझा होगा तो शिप टू टाइप करो। यहां पे बिल टू शिप टू समझ में आया क्या आपके? चलो, तो ये हमने देखा यहाँ पे बी क्लॉज का बिल टू शिप टू मॉडल। उसके बाद में एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, ओके मतलब यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2022 ने एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है। ओके देखो अब क्या है, द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई communicated to such registered person under section 38 has not been restricted, ये बीए क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये क्या कहता है? ये बीए कहता है कि सेक्शन 38 में हम कुछ केसेस बताएंगे। सेक्शन 38(2) रिटर्न चैप्टर अमेंडमेंट से रिलेटेड, बॉस मैं फिर से कहता हूं अमेंडमेंट्स जो भी रहेगी ओके वो आपने जरूर यहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सेक्शन 38 है, ओके सेक्शन 38 में सबसेक्शन 2 जो कहता है और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कुछ केसेस में आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे और जो जो केसेस में आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे तो आपको वो ध्यान रखना है और उसका क्रेडिट नहीं लेना है। तो इधर सेक्शन 16 में बीए डाल दिया, बीए में ये कह दिया कि 38 में अगर रिस्ट्रिक्शन डाला होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। 38 में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? ओके बेटा, ये जस्ट आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूं। ओके सेक्शन 38 का कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन, एक जनरल आइडिया। अगर आपके चार्ट में ये नहीं होगा तो ये लिख लेना, ओके इसका स्क्रीनशॉट लेना। पहले मैं समझा देता हूं सेक्शन 38 में क्या क्या है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके चार्ट में ना हो सकता है क्योंकि अभी मैंने डाला हो तो कोई स्टूडेंट्स को पहले चार्ट निकल गए होंगे तो हो सकता है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके आपने ऐड कर देना। वैसे तो रिटर्न चैप्टर में मैंने डाला ही है, ओके पर अभी यहां देख लो क्या है। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 38 एज पर जीएसटीआर 2B इफ सप्लायर इज हैविंग न्यू रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आईटीसी के इतने फ्रॉड हुए, इतने स्कैम हुए, तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम फ्यूचर में एक नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। अभी तक आया नहीं इसलिए सवाल मत पूछना। हम फ्यूचर में नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे और कुछ जो नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं लोग उनके इनवॉइस पे आपको कुछ पीरियड तक आईटीसी नहीं मिलेगा। तो उससे रिलेटेड हम डिटेल्स बताएंगे नोटिफिकेशन में। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, पर ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि कुछ जो नए रजिस्टर्ड पर्सन है उनसे अगर आप परचेस करते हो तो गवर्नमेंट उसके क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर देगी कुछ पीरियड तक। ओके लोग बहुत डरे हुए हैं कि भाई बताओ, और ये आपको जीएसटीआर 2B कम्युनिकेट कर देगा, यानी ये एआई रहेगा और 2B जो आपका रिफ्लेक्ट होगा वो बता देगा कि इन लोगों से मत खरीदना, फिलहाल आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। ओके तो ये एक क्रिया है, पर सर कौन कैसे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बस पॉइंट समझ लो कि न्यू रजिस्ट्रेशन होगा तो कुछ पीरियड तक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर पाएगी फ्यूचर में। दूसरा, हैज डिफॉल्टेड द टैक्स पेमेंट एंड डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। अगर किसी ने टैक्स पेमेंट, कोई सप्लायर आपका
और वो टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस कुछ पीरियड के लिए कर रहा है, तो वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा गवर्नमेंट की। कॉमन पोर्टल उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, और जैसे ही कॉमन पोर्टल ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उससे जिसने भी खरीदा होगा उनको उनके लॉगिन में पॉपअप आ जाएगा टू बी में कि इसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। टू बी आपको सजेस्ट कर देगा कि इसके आईटीसी नहीं मिलेंगे, वो पॉपअप आ जाएगा आपके इसमें। तो इन सिंपल वर्ड, ओके, अगर कोई डिफॉल्टर होगा तो बॉस वो तो गए हो। यानी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली क्या कह रही है, लोगों को मैसेज दे रही है, देखो अगर आप डिफॉल्टर रहे तो आपको हम ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे, सो दैट आपके कस्टमर को क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, और आपके कस्टमर को क्रेडिट नहीं मिलेगा बॉस, तो कभी कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, आपका बिजनेस खत्म कर देंगे, खत्म। इसलिए टैक्स रेगुलर देने का, ओके। पर इससे रिलेटेड भी अभी कोई नोटिफिकेशंस नहीं आया, सिर्फ गवर्नमेंट ने ओके प्रोविजन डाल के डरा के रख दिया कि ऐसा है, ओके अब हम आगे प्रिस्क्राइब करेंगे। इसलिए पता नहीं गवर्नमेंट इसमें नोटिफिकेशन देगी या नहीं देगी, अभी डराने के लिए डाल दिया है, ओके, सो दैट लोग सुधर जाए, वो बात अलग है। उसके बाद में हैज टैक्स पेड इन जीएसटीआर 3B लोअर देन द जीएसटीआर 1। लोग ऐसा कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 में टैक्स ज्यादा बता रहे हैं और 3B में कम कर रहे हैं। चीटर है, चीटर एक नंबर के, ओके। तो जो लोग चीटर हो गए उनके नाम भी ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ओके। इसलिए गांव वालों और ये इंडिया वालों समझ जाओ कि जो जीएसटीआर 1 में आपने आउटपुट टैक्स बताया उतना 3B में पे करने का। हैज टेकन अ मोर आईटीसी इन जीएसटीआर 2B देन जीएस, ये डबल आ गया, हैज टेकन अ मोर आईटीसी इन जीएसटीआर 2B देन जीएसटीआर 3B प्रिस्क्राइब लिमिट, मतलब 2B और 3B मैच नहीं हो रहा है। हैज पेड द हायर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम हिज क्रेडिट देन व्हाट इज अलाउड, ओके। तो जो भी ये और एनी नोटिफाइड पर्सन, तो जो लोग ये करेंगे हम ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। जैसे हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, इनके इन लोगों से परचेस करने वाले लोगों को, ओके, यहाँ पे क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, लेकिन इसमें फिलहाल गवर्नमेंट के कोई नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। गवर्नमेंट ने सबको आगाह कर दिया है कि ऐसा फ्यूचर में करेंगे। इसलिए एक सर वो जाने तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हम एग्जाम में क्या करें, बस ये लिस्ट पढ़ के जाना, बस ये लिस्ट पढ़ के जाना, इसमें ज्यादा दिमाग मत लड़ाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी इसके ऊपर, ठीक है। तो चलो, ओके, अगर आपके चार्ट में नहीं होगा तो ये जो जगह है इसमें लिख लेना, ओके, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, सेक्शन 38, ठीक है। चलो आ जाओ, ये क्लॉज बी ए हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। अब ये पॉइंट को समझ लो, जो टैक्स सप्लायर ने आपको चार्ज किया है, आई रिपीट, जो टैक्स सप्लायर ने आपको चार्ज किया है वो टैक्स सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। अगर बाद में पता चलता है कि उसने गवर्नमेंट को नहीं पे किया तो आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। एक सेक्शन 41 है, सेक्शन 41 कहता है कि नो डाउट अभी ले लो आईटीसी आप, अगर आपकी पहली चारों कंडीशन फुलफिल होगी, ए बी बी ए, ये फुलफिल हो जाती है तो आईटीसी ले लो। और आईटीसी लेने के बाद में पता चला कि आपके सप्लायर ने तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया ही नहीं, 3B फाइल किया ही नहीं, और ये बाद में पता चलता है, अगर बॉस ये बाद में पता चलता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आपका क्रेडिट रिवर्स किया जाएगा या आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो सप्लायर ने दिया, आपने तो पैसा दे दिया सप्लायर को, लेकिन आपकी कोई भी गलती नहीं होने की वजह से वो उससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। तुम्हारे सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया तो आपका क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा, ओके। ये क्लॉज सी था। और डी क्लॉज, अब डी क्लॉज, ही हैज फर्निश द रिटर्न, मतलब ओके, अगर क्रेडिट लेना है तो रिटर्न फाइल किया जा रहा है। तो ये बेसिक 4 कंडीशंस थी। अगर ये 4 कंडीशन, सॉरी 5 कंडीशंस हो गई, 6 हो गई, ओके। तो ये 6 कंडीशंस थी, अगर आप 6 कंडीशंस फुलफिल करते हो तो ये सिचुएशन में आपको आईटीसी दिया जाएगा, ओके। ये समझ में आई सारी कंडीशंस? अगर सारी कंडीशन समझ में आई तो 6 टाइप करो फटाफट, सारी कंडीशन समझ में आई होगी तो 6 टाइप करो फटाफट। उसके बाद में मैं आता हूँ डी, प्रोविजो। 2 प्रोविजो है। अगर आपको गुड्स लॉट में आता है, ओके, मतलब इनवॉइस एक ही है, समझ लो मैंने 100 बेंचेस के ऑर्डर दिया, अगर मैंने 100 बेंचेस के ऑर्डर दिया उसमें से इनवॉइस एक ही बना,
ये इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस एक ही बना, उसमें से पहला कंसाइनमेंट आया 20 बेंच का, सेकंड आया 50 बेंचेस का। तो मुझे क्रेडिट पहले कंसाइनमेंट पे नहीं मिलेगा, मुझे क्रेडिट मिलेगा जब मेरा लास्ट कंसाइनमेंट रिसीव होगा, लास्ट कंसाइनमेंट रिसीव होगा। चलो नेक्स्ट, प्रोविजो 2। प्रोविजो 2 में आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगा, ठीक है। प्रोविजो 2 में आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगा। आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। अब ये डायग्राम देखो प्रोविजो 2 का, ध्यान, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ध्यान से। सप्लायर, सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स और सर्विस जो भी होगा सप्लाई कर रहा है। ये सप्लाई क्रेडिट सप्लाई है। क्रेडिट मतलब कैश, कैश सेल नहीं है, क्रेडिट सेल है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 30 लाख है, जीएसटी 12%, 3.6, 33.6। सप्लायर ने गुड्स भेज दिया रिसिपिएंट को और कहा देख भाई 33 लाख का माल भेज रहा हूं, पैसा दे देना हाँ जल्दी। अब ये कैश हो या क्रेडिट हो, सप्लायर का तो टीओएस तभी आ जाएगा जब इनवॉइस इशू हुआ। मतलब सप्लायर को अपने जेब से जीएसटी देना है, हाँ ये देगा बाद में, पर फिलहाल तो अपने जेब से देना है। सप्लायर ने यहां पे क्योंकि ये 10 अप्रैल का सप्लाई हुआ तो अप्रैल मंथ में जीएसटीआर1 अपडेट कर दिया, इनवॉइस अपडेट कर दिया। और सप्लायर बहुत अच्छा आदमी है, उसने टैक्स भी पे कर दिया जीएसटीआर3 भी में, अपने जेब से दिया टैक्स, जबकि ये क्रेडिट सप्लाई था। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जीएसटीएन पोर्टल पे डेटा अपडेट हो गया, जीएसटीएन पोर्टल ने 2B रिसिपिएंट के 2B में इनपुट टैक्स अपडेट कर दिया। अब रिसिपिएंट को क्या ये क्रेडिट जो परचेस हुई है उसका क्रेडिट मिले, आईटीसी मिलेगा क्या? आईटीसी मिलने की पहली कंडीशन क्या इनवॉइस रिसीव हो चुका है? हाँ। क्या यहां पे ए सप्लायर ने जीएसटीआर1 में अपडेट कर दिया और आपके 2B में आ गया? हाँ। नाउ गुड्स रिसीव हो चुका है? हाँ। या सर्विस रिसीव हो चुकी है? हाँ। क्या आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया? हाँ। क्या ये ब्लैक लिस्ट में है सेक्शन 38 के? नहीं, सेक्शन 38 के ब्लैक लिस्ट में नहीं है। ओके। क्या रिसिपिएंट रिटर्न फर्निश कर रहा है? हाँ। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, क्रेडिट मिल जाएगा। यस, क्यों ना क्रेडिट परचेस हो, लेकिन आईटीसी मिल जाएगा। और इस बंदे ने आईटीसी ले लिया 3.6। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजो डाली है, प्रोविजो 2। प्रोविजो 2 ये कहती है कि अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया है लेकिन रिसिपिएंट को विद इन 180 डेज, 6 मंथ मत लिखना, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल से 180 डेज में रिसिपिएंट ने फुल पेमेंट कर देना चाहिए। हाँ बेटा, अब पार्ट पेमेंट की प्रोविजन नहीं बची, अब फुल पेमेंट मतलब 33.6 पूरा का पूरा पेमेंट 33.6 रिसिपिएंट ने सप्लायर को कर देना चाहिए। 180 डेज में कर दिया तो ठीक, नहीं तो क्या होगा? तो भाई 10 अप्रैल का इनवॉइस है, चलो कैलकुलेटर लो, 180 डेज कितने दिन में होते? चलो लो फटाफट। मेरे हिसाब से आपके 180 डेज 7 अक्टूबर को खत्म हो गए। ओके, अगर 7 अक्टूबर नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताओ, पर मेरे हिसाब से 7 अक्टूबर को खत्म हो गए। डन। तो ये जो 180 डेज जब खत्म हो जाएंगे, उसके पहले रिसिपिएंट ने 33.6 का पेमेंट कर देना चाहिए। सर ये कंडीशन क्यों लाई? क्योंकि फेक ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए। नहीं तो लोग क्या करेंगे कि बिल लेते जाएंगे, क्रेडिट लेते जाएंगे और पेमेंट नहीं करेंगे, बुक्स में पेंडिंग रहने देंगे। नहीं, गवर्नमेंट कहती है पेमेंट भी कर भाई, हो सकता है क्योंकि पेमेंट किया तो वो वैलिड है ट्रांजैक्शन, नहीं तो फेक भी हो सकता है। तो पहला रीजन फेक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, सप्लायर को प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि सप्लायर ने अपने जेब से जीएसटी दिया था तो उसको भी प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, तो आपके 180 डेज 7 अक्टूबर को आते हैं। पहला, पेमेंट मेड विद इन 180 डेज। पेमेंट 180 डेज में किया तो आपने जो क्रेडिट अप्रैल में ले लिया था, अप्रैल के मंथ के 3B में ले लिया था आपने, क्योंकि आपका तो इनवॉइस आ गया था अप्रैल में, तो अप्रैल का 3B जब भी फाइल हुआ होगा, अगर आप मंथली स्कीम में होगे तो 20 मई को फाइल हुआ होगा, क्वार्टरली स्कीम में होगे तो अप्रैल में, जून, जुलाई में फाइल होगा, 22 या 24 QRMP स्कीम में 2 डेट होती है, 22 या 24, तब आपने क्रेडिट ले लिया होगा, वॉट एवर इट में भी। तो अगर आपने 180 डेज में पेमेंट कर दिया है तो आपका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ले लिया, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रहेगा।
लेकिन अगर आपने 180 डेज में पे नहीं किया तो क्या होगा? तो वो कहते हैं पे और रिवर्स इन जीएसटीआर 3B, पे और रिवर्स इन जीएसटीआर 3B इक्वल्स टू आईटीसी टेकन। ओके, पे और रिवर्स इन जीएसटीआर 3B इक्वल्स टू आईटीसी टेकन। जितना आपने आईटीसी लिया 3.6 उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, इन जीएसटीआर 3B। और यहां पे अब देखो क्या कहते हैं, ये जो आपको पे और रिवर्स करना है ये इन जीएसटीआर 3B इमीडिएटली आफ्टर 180 डेज। 180 डेज मतलब क्या? मतलब ये था कि अगर कुछ पुराने स्टूडेंट हो गए तो मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा था जो मंथ में 180 डेज खत्म हो गए, ध्यान से सुनना। ओके, पुरानी प्रोविजन ऐसी थी कि जो मंथ में 180 डेज खत्म हो गए उस मंथ की ड्यू डेट, बताओ 180 डेज कब खत्म हो रहे? 7 अक्टूबर। तो अक्टूबर की ड्यू डेट क्या थी? 20 नवंबर। ओके, अक्टूबर की ड्यू डेट 20 नवंबर। तो आप इसको पे करोगे या रिवर्स करोगे 20 नवंबर को, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी लगेगा आपके ऊपर। तो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आप पे करोगे और वो करोगे 20 नवंबर को। लेकिन अब लॉ क्या कहता है? क्यों 20 नवंबर तक रुकना, क्यों इंटरेस्ट लगाना? 7 अक्टूबर को 180 डेज हो गए थे ना, तो इसके इमीडिएटली आफ्टर जो भी 3B आएगा, तो 7 अक्टूबर के बाद 3B 20 अक्टूबर का आएगा जो सितंबर का फाइल करना है। ओके, तो आप 20 नवंबर तक रुकने की जरूरत नहीं है। जो भी जीएसटीआर 3B आप फाइल कर रहे हो इमीडिएटली आफ्टर 180 डेज, तो जो यहां पे दैट इज ओके, जो 20 अक्टूबर का 20 अक्टूबर का जीएसटीआर 3B आएगा जी। ओके, और उसमें आप रिवर्स कर दो तो भी चलेगा। अब ऐसा नहीं रहा कि जो मंथ में 180 डेज हो गए उसका जो 3B आएगा, ऐसा नहीं। जैसे ही 180 डेज हो जाते हैं उसके इमीडिएट आफ्टर जो 3B आएगा उसमें पे और रिवर्स कर दो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। और इसमें इंटरेस्ट जो लगेगा सेक्शन 53 के तहत रीड विथ रूल 88B, ओके, ये इंटरेस्ट जो है, ओके, यहां पे ये इंटरेस्ट 18% पर एनम, हाँ 18% पर एनम का लगेगा डेट ऑफ क्रेडिट एंड यूटिलाइजेशन। सेक्शन 53 88B हम पेमेंट ऑफ टैक्स में बहुत अच्छे से देखेंगे। ओके, अगर आपका पेमेंट ऑफ टैक्स का रिवीजन हो गया होगा तो देख लिया, या हम देखेंगे। ओके, और ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सेक्शन 53 और 88B। ओके, क्रेडिट अवेल एंड यूटिलाइज होगा तो वो सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट जो है, ओके, प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट रेट तो 24 है पर अभी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट 18 है, आपको 18% इंटरेस्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके, तो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद में चलो, तो ये आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, चलो वो सेक्शन 53 में आगे बताओगा, वो सेक्शन 53 में आगे बताओगा। अभी हम फोकस करते हैं 180 डेज पे। उसके बाद में बेटा, अगर सर मैंने ठीक है 180 डेज में नहीं दिया, 180 डेज में उस सप्लायर को पेमेंट, मेरा डिस्प्यूट चालू है उसके साथ कि भाई देख तूने ऐसा किया वैसा किया, मैंने डिस्प्यूट कर दिया, तो मैंने 180 डेज में उसको पेमेंट नहीं किया और उसका आईटीसी मैंने रिवर्स भी कर दिया विथ इंटरेस्ट, आईटीसी रिवर्स भी कर दिया विथ इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैंने उसको 180 डेज के बाद पे किया होगा तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अगर आपने 180 डेज के बाद पे किया होगा तो रीगेन द आईटीसी, मतलब जो आईटीसी आपने यहां पे या रिवर्स किया था उसको रीगेन कर लो, लेकिन सिर्फ आईटीसी रीगेन होगा, इंटरेस्ट रीगेन नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोविजन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, पर ये प्रोविजन आपको समझ में आई होगी, यस और नो? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए, और यहां पे एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एक वर्ड ऐड कर देना। हाँ ठीक है, डिटेल्स टू बी फर्निश इन जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ इमीडिएटली आफ्टर 180 डेज, ये अंडरलाइन कर लेना, इमीडिएटली आफ्टर 180 डेज। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये 180 डेज का पेमेंट कहाँ अप्लीकेबल नहीं है। ये 180 डेज का पेमेंट नहीं भी किया तो भी आपको आईटीसी रहेंगे। पहला, आरसीएम के केस में अगर आपने आरसीएम में टैक्स दिया होगा और क्रेडिट लिया होगा तो
वो क्रेडिट कंटिन्यू रहेंगे, उसमें 180 डेज का पेमेंट का क्राइटेरिया नहीं है। डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 के सप्लाई हो गए, ब्रांच ट्रांसफर होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा तो आपको आईटीसी दे दिए जाएंगे, उसमें 180 डेज का क्राइटेरिया नहीं है। और उसके बाद में वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 15(2)(b), अगर आपने सप्लायर को पे नहीं किया लेकिन कोई थर्ड पार्टी को पे कर दिया होगा तो भी वो डीम पेमेंट माना जाएगा 180 डेज में, और आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद में 16(3), अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदा होगा और कैपिटल गुड्स के जीएसटी कंपोनेंट पे इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, किस पे बोलो मेरे साथ, जीएसटी कंपोनेंट पे अगर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइम लिमिट जो हो चुकी है, अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, समझ लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है और क्रेडिट लेना भूल गए तो डरो मत। अगर फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट लेना भूल गए और बाद में समझ में आया कि अरे यार ये इनवॉइस का तो क्रेडिट लिया ही नहीं, तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर, इंपॉर्टेंट, अगर आप पुराने कोई स्टूडेंट हो गए तो पहले 20 अक्टूबर डेट थी, अब 20 अक्टूबर नहीं रही, अब ये 30th डे ऑफ नवंबर हो गई, 30 नवंबर, और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप क्रेडिट ले सकते हो। मतलब क्या, मतलब यहां पे बेटा ध्यान से सुनना, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। अब ये जो टाइम लिमिट होगी फॉर अवेलिंग आईटीसी, मतलब यहां पे थोड़ा और अच्छे से समझा दूं कि कोई इनवॉइस का आईटीसी आपने मिस कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 मिस कर दिया तो डरो मत, ईयर होने के बाद भी 30 नवंबर तक आप आईटीसी ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपने एनुअल रिटर्न बाद में दिया। अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले दे दिया होगा तो 30th नवंबर, और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर इज योर कट ऑफ डेट। अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले दे दिया तो वहां तक ही आप ले पाओगे, अगर आप एनुअल रिटर्न बाद में दे दिया तो 30 नवंबर तक आप आईटीसी ले पाओगे। ठीक है, तो डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न और 30th नवंबर विच एवर इज अर्लियर। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बेटा, तो हमने ये देखा, सेम फॉर डेबिट नोट। डेबिट नोट के लिए भी ऐसे ही रहेगा कि जो ईयर में डेबिट नोट इशू किया उसके सब्सिक्वेंट ईयर तक आपको आईटीसी दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन 16 पूरा समझ में आया होगा। अगर सेक्शन 16 समझ में आया होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है यस 16 टाइप करो, और अच्छा लगा होगा तो यस लाइक करो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो। चलो चलो आ जाइए यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5). तो ये ब्लॉक क्रेडिट में सबसे पहला ब्लॉक क्रेडिट जो है बेटा यहाँ पे मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन होगा, और मोटर व्हीकल जो आपने खरीदा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा। अगर वो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा तो बिंदास उसका आईटीसी ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसमें दो पार्ट, उसकी सिटिंग कैपेसिटी देखो, उसकी अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या उससे कम होगा, और उसकी अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 से ज्यादा होगी, मतलब बस वगैरह। तो 13 से ज्यादा होगी तो आईटीसी ले लो, बिंदास ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 13 से कम है तो वो केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब आईटीसी आपको कब नहीं मिलेगा, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है, सिटिंग कैपेसिटी 13 और उससे लेस है तो नॉर्मली आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर उसके भी एक्सेप्शन है, ध्यान सुनना, उसके भी एक्सेप्शन है। अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है पर आप वो मोटर व्हीकल, लेट्स से एग्जांपल कार, मिनी बस वगैरह आप जो यूज कर रहे हो फॉर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कुछ कमाई के लिए यूज कर रहे हो, उससे कमा रहे हो, अच्छा गवर्नमेंट के लिए तुम कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। अब फर्दर सप्लाई मतलब जो आपने कार खरीदी फॉर फर्दर सप्लाई, यानी सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, यानी आप वो कार सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, लाइसेंस, लीज, रेंटल,
डिस्पोजल, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो वो केस में अगर उससे कमा रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। रेंट पे दे रहे हो, लाइसेंस पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। आप वो मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। या थर्ड, आप ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग स्कूल में यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये हमने मोटर व्हीकल की बात की। उसके बाद में वेसल एंड एयरक्राफ्ट। अगर आपने कोई वेसल खरीदा, चार्टर्ड प्लेन खरीदा होगा, क्रूज शिप खरीदी होगी, एयरक्राफ्ट खरीदा होगा, जो भी खरीदा होगा, तो वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए होगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होगा तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए होगा तो नॉर्मली पहला थॉट आना चाहिए कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, नॉर्मली पहला थॉट ये आना चाहिए कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस है। इसके क्या एक्सेप्शंस है? इफ इट इज यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान सुनिएगा, इफ इट इज यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ओके, जिसमें ए जो है यहां पे हाँ, यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, यानी जो वेसल और एयरक्राफ्ट आप परचेस कर रहे हो वो फर्दर सप्लाई के लिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए होगा, या ट्रेनिंग नेविगेशन ऑफ सच वेसल और ट्रेनिंग, इंपार्टिंग ट्रेनिंग और फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, इन 4 पर्पस के लिए होगा तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलो, ये क्लॉज ए और ए हमने देखा। उसके बाद में क्लॉज ए बी हम देखेंगे। ए बी में 4 ऐसी सर्विस, एक्चुअली 3 है, और 4 जो सर्विस है वो क्लॉज बी की है जो मैंने यहां मर्ज कर दी है। तो 3 ऐसी सर्विस है, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और ऐसी एक सर्विस जो क्लॉज बी में दी है, लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग। तो ऊपर जो मोटर व्हीकल है, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, सुनिए ध्यान से, ऊपर जो मोटर व्हीकल है, वेसल है और एयरक्राफ्ट है, उससे रिलेटेड अगर आप ये 4 सर्विसेज लेते हो, मतलब उस मोटर व्हीकल का, वेसल और एयरक्राफ्ट का जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, या वो मोटर व्हीकल आप लीज पे, रेंटिंग पे, हायरिंग पे, रेंट कैब पे लेते हो, तो ये सिचुएशन में ओके 2 पार्ट दिए। अगर वो मोटर व्हीकल आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, अगर वो मोटर व्हीकल आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सर्विसेज का भी आईटीसी में नहीं मिलेगा। मतलब क्या? जहां मैंने ऊपर सिंगल स्टार दिया है या सिंगल स्टार दिया है उस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो नहीं, पर जहां डबल स्टार है उसमें मिल जाएगा। मतलब सिंपल लॉजिक में कहो क्या, अगर आप मोटर व्हीकल आपने ओके गुड्स के लिए मोर देन 13 कैपेसिटी या फर्दर टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा होगा, तो फिर इसके जनरल इंश्योरेंस, फिर इसके यहां पे रिपेयर सर्विसिंग का आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर मोटर व्हीकल यहां आपने लेस देन और 13 कैपेसिटी होगी और नॉर्मली बिजनेस के लिए खरीदा होगा तो आपको यहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी जहां मोटर व्हीकल या वेसल और एयरक्राफ्ट के आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है सिंगल स्टार में, उस मोटर व्हीकल का जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर, सर्विसिंग के आईटीसी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मोटर व्हीकल के आईटीसी आपको अवेलेबल है, क्योंकि ये क्लॉजेस में, क्योंकि आपने ये पर्पस के लिए खरीदा, तो उसके आईटीसी भी आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 सर्विसेज का आईटीसी मिल जाएगा। सेम फॉर लीजिंग, रेंटिंग, लाइटिंग। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल कार लीज पे ली तो गवर्नमेंट सवाल पूछती, अगर आप ये कार खरीदते तो आपको ऊपर दिए क्लॉजेस में आईटीसी मिलता? आप कहते हाँ मिलता, क्योंकि मैं ये फर्दर सप्लाई के लिए ले रहा हूं, तो फिर उसके लीजिंग पे जो जीएसटी लग गया उसका मिलेगा। लेकिन अगर आप कार खरीद रहे हैं, ओके सॉरी, वो कार लीज पे ले रहे हैं, पर आप ओरिजिनली कार खरीदते तो आप बिजनेस में यूज करते तो नॉर्मली आपको आईटीसी नहीं मिलता है। तो वही कार अगर आपने लीजिंग पे, रेंटिंग पे ली तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा, आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसको एक एक्सेप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, और वो एक्सेप्शन है जनरल इंश्योरेंस सर्विस और रिपेयर मेंटेनेंस को। अगर आपने जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस सर्विस ली और वो जो मैन्युफैक्चरर ने उसका मोटर व्हीकल ही फाइनल प्रोडक्ट है, वेसल एयरक्राफ्ट ही फाइनल प्रोडक्ट है, और अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए ली होगी, तो वो केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये 3 नोटिफाइड सर्विसेज है। तो नोटिफाइड सर्विसेज अंडर ए, ओके आप लिख सकते हो अंडर ए, बी और सी, ये 3 सर्विसेज का आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो चलिए, ये पॉइंट समझ में आया होगा तो बोलिए यस सर समझ में आया। ये पॉइंट समझा होगा तो बोलिए यस सर समझ में आया। चलो अब क्लॉज बी में आते हैं। क्लॉज बी क्या कहता है, ध्यान से सुनो। गुड्स और सर्विसेज यूज इन द बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। हाँ,
गुड्स और सर्विसेज यूज इन द बिजनेस आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। जनरली ये जो सर्विसेज क्लॉज बी की है मोस्टली इन द बिजनेस यूज की जा रही है। दो वर्ड में बहुत फर्क है, इन द बिजनेस और फॉर द बिजनेस। मतलब क्या, मतलब ये सर्विसेज आप बिजनेस चलाने के लिए एम्प्लॉय, डायरेक्टर, गेस्ट या बिजनेस के अंदर यूज किया जा रहा है, तो उसके आईटी से आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, देखिए जैसे क्लॉज 1, आपने फूड और ब्यूरेजेस खरीदा, यानी रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट के सर्विसेज के बिल है, फूड के बिल है, ब्यूरेजेस के बिल है। दूसरा आउटडोर कैटरिंग, कोई पार्टी हुई ऑफिस में तो कैटरिंग सर्विस का बिल है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, समझ लो आप मूवी बना रहे हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट है। फैशन डिजाइनर हो, ओके, तो आपके जो एक्टर एक्ट्रेसेस के ब्यूटी ट्रीटमेंट है। हेल्थ सर्विसेज, बहुत सी बार हेल्थ सर्विसेज, वहां हेल्थ सर्विसेज चाहिए। हेल्थ सर्विसेज जैसे डायरेक्टर का यहाँ पे चेकअप करवाया गया, एम्प्लॉय का चेकअप करवाया गया, उसके बिल आए जीएसटी के साथ। कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, और अभी हमने देखा लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ दैट मोटर व्हीकल जिसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, इसका कोई मेमोरी टेक्निक आपने बना लेना। तो ये सर्विसेज अगर आप लेते हो, कम ऑन, अगर ये सर्विसेज लेते हो तो नॉर्मली इसका आईटीसी आपका अवेलेबल नहीं है। जो आप डायरेक्टर, एम्प्लॉय, गेस्ट या इन द बिजनेस, ये तो एग्जांपल है, जस्ट मैं आपको कह रहा हूं इन द बिजनेस यूज करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, अगर आप ये सर्विस पर परचेस कर रहे हो फॉर सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कम ऑन, एक वर्ड है सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सॉरी आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आपने फूड और ब्यूरेजेस इसलिए खरीदा क्योंकि सेम सप्लाई कर रहे हो, सेम सप्लाई कर रहे हो, सेम बेच रहे हो। मतलब आपकी ग्रोसरी की शॉप है, आपने खरीदा इसलिए क्योंकि बेचना है, तो फिर आपको आईटीसी है। आपने सब कॉन्ट्रैक्टर कैटरिंग की सर्विस ली इसलिए क्योंकि आपको आउटडोर कैटरिंग सप्लाई करना है, तो आईटीसी मिल जाएगा। आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली क्योंकि आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट देना है, तो आईटीसी मिल जाएगा। हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, रेंट सर्विसेज, ये आपने खरीदी इसलिए है क्योंकि सेम आपका बिजनेस है, सेम सिमिलर बिजनेस है जिसके लिए खरीदे है, तो फिर उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, चलो आप सेम नहीं दे रहे हो, लेकिन आप ये खरीद के आपके सप्लाई के साथ दे रहे हो, बिजनेस में नहीं यूज कर रहे, बिजनेस में नहीं यूज कर रहे, आपके सप्लाई के साथ दे रहे हो, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। अब आप आपके सप्लाई के साथ दे रहे हो का मतलब क्या, जैसे यहां पे एयरलाइन कंपनी टिकट के साथ आपको फूड देती है, तो वो उन्होंने फूड खरीदा इसलिए क्योंकि उनका जो सप्लाई है उसके साथ फूड दिया जा रहा है एज अ कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। तो गवर्नमेंट आपको 3 केसेस में आईटीसी देने के लिए है। एक तो खरीद के सेम सप्लाई करो, खरीद के आपके सप्लाई के साथ मर्ज करके दो, फिर मर्ज कंपोजिट होगा या मर्ज मिक्स होगा, लेकिन आपके आउटवर्ड में जाना चाहिए तो आईटीसी मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके कोई डायरेक्ट जा रही है या कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कंपोनेंट जा रही है तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। पर ये चीजें आपके आउटवर्ड में कुछ भी नहीं यूज हो रही है, आपके आउटवर्ड के, जैसे समझ लो आप शूज का बिजनेस करते हो, पर ये जो आपने खरीदा है ये इन द बिजनेस यूज हो रही है, ओके, एम्प्लॉय के लिए, डायरेक्टर के लिए या गेस्ट के लिए, कोई भी पर्पस के लिए इन द बिजनेस यूज हो रही है, तो उसको आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। समझा होगा तो यस कहिएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर। मतलब यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कंपनी का खर्चा या बिजनेस का खर्चा, ओके, अपने डायरेक्टर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए या फिर कोई भी ऑफिसर्स के लिए क्लब पे खर्चा होता है, उनके हेल्थ पे खर्चा होता है, बिल कंपनी के नाम का है, फिटनेस पे खर्चा होता है, बिल कंपनी के नाम का है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लग के आएगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरा, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वैकेशंस, ऑन लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। अपने एम्प्लॉय को, ध्यान सुनिएगा, अपने एम्प्लॉय को आपने कोई भी ट्रैवल बेनिफिट दिया होगा उनको मोटिवेट करने के लिए, तो मैंने उनका बुकिंग कर दिया, ट्रैवल बुकिंग कर दिया, जिसका बिल कंपनी के नाम का आया या आपके बिजनेस फॉर्म के नाम का आया तो उसके ऊपर जीएसटी लग गया तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ओके, सबके लिए एक एक्सेप्शन, एक प्रोविजो है। ऊपर क्लॉज 1, 2 या 3, सुनिएगा, क्लॉज 1, 2 और 3, ये जो क्लॉजेस है इसमें जो सप्लाई किया जाए, आपने जो सप्लाई खरीदा है, ये अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ किया होगा, अंडर एनी लॉ, करंट लॉ के अंडर में अगर बाय लॉ कंपल्सरी होगा तो उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। पर वो अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ एम्प्लॉयर ने लिया है अपने एम्प्लॉय के लिए,
तो उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपको कैंटीन देना जरूरी है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, अगर कुछ वर्कर्स के लिमिट से ज्यादा वर्कर हो गए तो एज पर लॉ कंपलसरी होगा। तो वो जो फूड खरीदेंगे, ब्यूरेज खरीदेंगे, कैटरिंग सर्विस होगी या जो भी सर्विस आप ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ, तो वो केस में आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये था बेटा यहां पे क्लॉज बी हमने देखा। नौ तीसरा आते हैं हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे दो क्लॉजेस है, एक सी है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और डी है गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ओके यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली मतलब कंबाइन सर्विस ली, गुड्स प्लस सर्विस की, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंबाइन, ओके आपने पूरा ठेका दे दिया, गुड्स भी तेरा सर्विस भी तेरी, तो ये जो आपने ठेका दिया है गुड्स प्लस सर्विस का उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, रिपेयर्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। या फिर आपने ठेका नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने सेपरेटली गुड्स खरीदे या सर्विसेज खरीदी, तो ऐसे सिचुएशन में पहला क्लॉज सी, आपने ठेका दे दिया गुड्स प्लस सर्विसेज का, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली होगी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपने सर्विस यूज की, तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई भी गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदी, ओके कोई भी गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कह दूं कि 17(5) में अगर क्रेडिट ब्लॉक किया है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप कितना भी चिल्लाओ, अरे सर यूज इन द बिजनेस, अरे सर बिजनेस के लिए, हाँ 17(5) और राइडिंग इफेक्ट करता है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। फिर वो डायरेक्टर की सर्विस हो, फिर वो यहाँ पे मोटर व्हीकल यूज इन द बिजनेस हो, क्लॉज बी की सर्विसेज हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यही तो ब्लॉक क्रेडिट का यहाँ पे कमाल है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि वैसे तो वो कहते हैं ऑल गुड्स और सर्विसेज, ये बेसिक कंडीशन फुलफिल किया तो मिलेगा, एक्सेप्ट 17(5). इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पहला थॉट ये आना चाहिए कि ऑल गुड्स यूज इन द बिजनेस, सर्विसेज यूज इन द बिजनेस, आईटीसी मिलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। ये ब्लॉक क्रेडिट आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका आईटीसी आपको छोड़ना पड़ेगा। चलिए ओके, अब कंस्ट्रक्शन का मीनिंग यहां क्या दिया है, अगर आप एक्सप्लेनेशन में कंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखते हो तो अगर आपने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीदी या गुड्स और सर्विसेज खरीदे, ओके रिकंस्ट्रक्शन के लिए खरीदे होगे, रिनोवेशन के लिए खरीदा होगा, यानी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी रिनोवेशन के लिए खरीदा होगा, एडिशन या अल्ट्रेशन या रिपेयर के लिए अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली या रिपेयर के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदा, तो वो भी कंस्ट्रक्शन माना जाएगा और उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। पर ख्याल रहे, ये जो आप रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर्स के लिए जो खरीद रहे हो, अगर उसकी कॉस्ट आपने कैपिटलाइज किया होगा तो ही कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटलाइज किया होगा मतलब क्या, ओके कैपिटलाइज किया है का मतलब ये है, ध्यान सुनिएगा, मतलब आपने बैलेंस शीट में उसको कैपिटलाइज कर दिया, ओके ऐड कर दिया, तो आपको वो, तो ये जो चार एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी और आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स या सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलेगा जो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदा है। सर अगर मैंने कैपिटलाइज नहीं किया होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कोई एक टाइल्स का छोटा सा खर्चा हुआ, मैंने रिपेयर किया, 500 रुपए का खर्चा हुआ, वो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दिया, विद जीएसटी बिल आया, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। लेकिन ओके अगर आपने कैपिटलाइज किया होगा, ये पॉइंट याद रखना, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, मैंने दिया यहां पे, अगर ये एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी रेवेन्यू एक्सपेंस हो गए तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, रोड हो सकता है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स और सर्विसेज लिया तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। पर इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान सुनिएगा, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। अब एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी क्या यहां पे, तो एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ये कि अगर आपने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिया होगा या कोई भी गुड्स और सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिया होगा तो आपको आईटीसी दिए जाएंगे। वो क्यों ना वो प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, पर आपको आईटीसी दिए जाएंगे। अब फिर हमारे सामने एक सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें दो पार्ट, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स
मीन्स, देखो प्लांट एंड मशीनरी मीन्स एपरेटस, इक्विपमेंट और मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यानी बिल्डिंग नहीं, इवन दो फैक्ट्री बिल्डिंग को प्लांट कहते हैं पर वो नहीं। ओके, कोई एपरेटस होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, कोई मशीनरी होनी चाहिए, तो प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा। वो प्लांट एंड मशीनरी में बी फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ओके, वो हो सकता है कि अर्थ को फिक्स होगा बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसलिए तो हम इमूवेबल कह रहे हैं। एंड इंक्लूड सच सपोर्ट, हाँ वो उसके मे बी अटैच टू द अर्थ और नॉट, तो वो प्लांट एंड मशीनरी, और उसके लिए जो सपोर्ट बनाया जाएगा, जो बेस बनाया जाएगा, ओके, वो बेस सीमेंट का हो, बेस स्टील का हो, ओके, तो उसके लिए आपने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदी होगी, तो वो भी प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी, वो सिविल स्ट्रक्चर भी प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा, और उसका भी आईटीसी आपको दिया जाएगा। दैट आर, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ओके, वो जो या उसका सपोर्ट आप यूज कर रहे हो फॉर आउटवर्ड सप्लाई, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, मतलब इंडिया में किसी भी टाइप का लैंड और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा। मतलब उसके लिए आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीदा होगा, या उसके लिए आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदी होगी फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। या नेक्स्ट का है एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, मतलब अगर कोई सिविल स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो सपोर्ट के लिए है, तो प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा और आईटीसी अलाउ होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का या गुड्स और सर्विसेज का। लेकिन यहां पे एनी अदर, इसके अलावा कोई सिविल स्ट्रक्चर होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर के लिए आपने, टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा, इसलिए उसके लिए आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदी होगी तो आईटीसी नहीं मिलेगा। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी फैक्ट्री के बाहर जो पाइपलाइन होगी वो आपके प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा। इससे आप एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हो, वो क्या कि अगर पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री है तो वो प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी। कौन सा उन्होंने कहा, आउटसाइड द फैक्ट्री। तो ये तीन केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये तीन केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इनसाइड द फैक्ट्री होगी पाइपलाइन तो आईसीडी मिल जाएगा। तो बेटा इस तरह से आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, या कोई भी गुड्स हो सर्विसेज, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स सीमेंट हो, स्टील हो, ब्रिक्स हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला, नेल्स से लेके तो स्टील तक, कुछ भी कोई गुड्स कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदते हो तो आईटीसी नहीं है, इवन दो वो बिल्डिंग आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। एज वेल एज कोई भी सर्विसेज, आर्किटेक्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, ओके, कोई भी सर्विसेज आप खरीदते हो तो उसका आपको आईटीसी नहीं है। समझ में आया, उसका आपको आईटीसी नहीं है। सर्विसेज भी खरीदते हो कंस्ट्रक्शन के लिए तो आईटीसी नहीं है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, ओके, दो एक्सेप्शन है। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीद रहे हो फॉर फर्दर सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो और आपने सब कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस लिया तो फिर आईटीसी मिल जाएगा। ये लॉजिक तो तीनों केस में है। जैसे अगर आप देखते हो तो मोटर व्हीकल खरीदा फॉर फर्दर सप्लाई, तो यहां पे भी दिया है। ओके, यहां पे वो कह रहे हैं फूड ब्यूरेजेस वगैरह आप खरीद रहे हो, सेम कैटेगरी ऑफ सप्लाई, तो यहां पे भी आईटीसी है। तो यहां पे भी एक्सेप्शन है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने लिया फॉर फर्दर सप्लाई तो आपको आईटीसी दिया जाएगा। या फिर आप बिल्डर हो और बिल्डर ने गुड्स और सर्विसेज ली फॉर फर्दर कंस्ट्रक्शन, वो अपना बिल्डिंग नहीं बांध रहा है, वो किसी और को बांधने दे रहा है, और फॉर मेकिंग सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो उसको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये हमने डी क्लॉज तक तो देख लिया, सारे रिस्ट्रिक्शंस तो देख लिए। उसके बाद में बेटा यहां पे ध्यान से देखिएगा, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे, ओके, कहां रिस्ट्रिक्शन है, एक क्लॉज ई, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदा होगा, कम ऑन, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदा होगा और वो जो गुड्स और सर्विसेज कंपोजिशन डीलर से खरीदा होगा, तो कंपोजिशन सप्लायर ने आइदर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और उसने टैक्स अगर लगा भी दिया होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका आईटीसी नहीं लोगे। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, सीटीपी और एनआरटीपी। तो अगर एनआरटीपी होगा, सीटीपी को पूरे क्रेडिट अवेलेबल है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है, सीटीपी को फुल आईटीसी अलाउड है, किसको रिस्ट्रिक्टेड है, एनआरटीपी को। अगर एनआरटीपी इंडिया में आता है और कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है तो उसको
आईटीसी नहीं है, एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स। ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। हाँ, वो अपने साथ कोई इंपोर्टेड गुड्स लाता है तो उसका आईटीसी है, लेकिन इंडिया में कोई एनआरटीपी गुड्स और सर्विस खरीदता है तो उसका आईटीसी उसको नहीं है। अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो तो आईटीसी नहीं है। अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ लेना चाहूंगा, और वो क्या है? वो ये है गुड्स लॉस, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ गिफ्ट और सैंपल। एक एक वर्ड को हम देखेंगे। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा होगा और वो लॉस, डिस्ट्रॉय या स्टोलन इन ट्रांजिट हुआ होगा, मतलब गुड्स रिसीव होने के पहले ही लॉस हो गया, स्टोर लॉस हो गया, या प्रोसेस लॉस हो गया। ओके, प्रोसेस लॉस हो गया। ओके, अभी फिलहाल तो प्रोसेस लॉस भी देख लो कि उसके ऊपर क्रेडिट डिनाई हो सकता है। तो अगर ट्रांजिट लॉस या आने के बाद स्टोर में लॉस हो गया, आपने क्रेडिट ले लिया होगा, या प्रोसेस लॉस हुआ होगा, या आपने उसकी वैल्यू राइट ऑफ कर दी होगी, फुल्ली और पार्टली राइट ऑफ कर दी, फुल्ली और पार्टली, तो इस पे मैंने दो ऑप्शन लिया है। इफ आईटीसी टेकन तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी सेकंड तो रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि आपने यूज नहीं किया। लेकिन अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है, आपने आईटीसी नहीं लिया है तो डोंट टेक इट, डोंट टेक इट, क्योंकि उसके आईटीसी नहीं मिलते। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ख्याल रखना, अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो डोंट टेक द आईटीसी, और उन्होंने कह दिया कि आईटीसी टेकन तो आपको उसको लेस करना पड़ेगा, आपको आईटीसी नहीं लेना पड़ेगा। प्रोसेस लॉस रिलेटेड अभी डिस्प्यूट है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रोसेस लॉस का आईटीसी मिलना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं मिलना चाहिए। अलग अलग एडवांस रूलिंग है, तो अभी मत सोचो उसके ऊपर ज्यादा। लेकिन हाँ, ओके, इन चीजों से रिलेटेड मैंने दोनों पार्ट आपको यहां बताए हैं। अब दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और गिफ्ट में दे दिया या फ्री सैंपल में दे दिया, तो यहां केयरफुली थोड़ा समझो। अगर आपने आईटीसी ले लिया हो और आपने आईटीसी ना लिया हो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जो उसको पहले से पता होता है कि गिफ्ट में जाने वाला है, फ्री सैंपल में जाने वाला है, इसलिए वो आईटीसी नहीं लेता है। अगर आपने आईटीसी लिया होगा तो आपको शेड्यूल 1 पैरा 1 याद आना चाहिए। एनी बिजनेस असेट, एनी बिजनेस गुड्स जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया है एंड आपने फ्री दे दिया है, आईटीसी टेकन और फ्री दे दिया है, तो वो सप्लाई शेड्यूल 1 पैरा 1 का माना जाएगा। उसका वैल्यूएशन रूल 30 के हिसाब से होगा, ओके, 110% पे, और उसका आईटीसी मिलेगा। पर फिर उसके आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि आपने फ्री दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा, तो उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। वैल्यूएशन रूल 30 फाइनल लेवल पे है, इंटर लेवल पे नहीं है। तो 30 हमने देखा 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, या एक्विजिशन जो भी है, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, पर आप आईटीसी ले सकते हो। हाँ, लेकिन आपने पहले से आईटीसी नहीं लिया होगा तो डोंट टेक इट, क्योंकि 17(5)(h) जो है वो ब्लॉक कर देता है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपने जरूर ये देखना कि क्या आईटीसी लिया हुआ है। आईटीसी लिया है तो फिर वैल्यूएशन 30 के हिसाब से होगा एट फाइनल लेवल। और अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है, सुनिएगा, आईटीसी नहीं लिया है, तो वो सिचुएशन में यहां जो है, ध्यान से सुनो, फिर लिख देना कि आईटीसी नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 17(5)(h), ठीक है। तो यहां पे इंटर लेवल पे रूल 30 एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है कि टैक्स पेड अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस 74, 129, 130। तो अगर आपने फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट या डिटेंशन सीजर हुआ होगा या कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स हुआ होगा और उसके वजह से ओके जीएसटी दिया गया होगा, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखे ब्लॉक क्रेडिट, सारा ब्लॉक क्रेडिट बहुत अच्छे से हो गया है। एक चार्ट में आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अब कुछ यहां पे क्लैरिफिकेशन आए थे, फ्री सैंपल और फ्री गिफ्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। अगर फ्री सैंपल होगा, आईटीसी ले लिया होगा, तो वो सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, और उसका आईटीसी कंटिन्यू रहेगा, पर आपको आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी देना पड़ेगा। और आपने आईटीसी नहीं लिया होगा तो ब्लॉक क्रेडिट, ओके। दूसरा, बहुत सी बार होता है ना फ्री सैंपल और गिफ्ट। और दूसरा, बाय 1 गेट 1 ऑफर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है बाय 1 गेट 1 ऑफर। जैसे मैं आपको एक समझाता हूं कि एक सप्लायर 2 शर्ट खरीद रहा है, शर्ट 1 जिसका जीएसटी 500 है, शर्ट 2 जिसके ऊपर जीएसटी 500 है। परचेस करते वक्त दोनों शर्ट पे उसने जीएसटी दिया, लेकिन उसने एक स्कीम निकाली, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक शर्ट बाय करो दूसरा फ्री मिल जाएगा। और उसने 5,000 का शर्ट मिला, बेचा, एक शर्ट 5,000 का बेचा और दूसरा एक शर्ट फ्री दिया। तो यहां पे सीबीआईसी का यह मानना है कि ये सेकंड शर्ट जो दिख रहा है फ्री, पर वो फ्री नहीं है, उसकी वैल्यू 5,000 में इंक्लूडेड है, तो वो सिंगल, दोनों शर्ट की सिंगल प्राइस मानी जाएगी। तो यहां पे ये फ्री नहीं माना जाएगा। देखो, इसको फ्री मान लिया गया, सुनो ध्यान से, अगर इसको फ्री मान लिया गया शर्ट 2 को,
ओके, शर्ट 2 को अगर यहाँ पे फ्री मान लिया गया तो वो सिचुएशन में क्रेडिट उसका डिनाय हो जाएगा, इसलिए फ्री नहीं माना जाएगा। सीबीआईसी का कहना है कि सिंगल प्राइस फॉर बोथ शर्ट, हेंस दोनों शर्ट का आईटीसी आपको यहां पे दे दिया जाएगा। ओके सुनिए, दोनों शर्ट का आईटीसी आपको यहां पे दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहां पे ये ब्लॉक क्रेडिट का सेशन एंड होता है और हमने यहां पे ब्लॉक क्रेडिट जो है कंप्लीट किया है। आई होप आपको रिवीजन पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो यस लाइक करो, थंब दो। तो आया आपको अच्छे से समझ में? ओके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो थंब दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन जो है हम कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन जिसमें सेक्शन 18 का डिस्कशन लेंगे, जो आईटीसी का पार्ट 3 रहेगा। चलिए, तो जो स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कीजिएगा। ओके, तो आप कैसे इस रिवीजन को एक्सप्रेस करते हो ये बताइएगा। 17.5 हमने अच्छे से डिस्कस किया है, क्वेश्चन यार जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन यार वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन कॉलम देखिएगा, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। डन? ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।